नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य और हमारी चेतना का कह सकते हैं कि एक स्तंभ है। ये कहानी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। नमस्कार। और इस पूरी पड़ताल के लिए हमारा जो स्रोत है वो है हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाने वाला ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वीराज रासो सिर्फ एक किताब नहीं है। इसके जो रचयिता थे चंद्रवरदाई, वो पृथ्वीराज के सिर्फ राजकवि नहीं थे, वो उनके सबसे करीबी दोस्त थे। अच्छा। तो ये एक दोस्त की नज़र से लिखी गई अपने नायक अपने दोस्त की गाथा है। और ये रिश्ता ही इस काव्य को एक अलग ही गहराई देता है, एक पर्सनल टच देता है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम इस महाकाव्य की परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रंथ एक नायक का निर्माण कैसे करता है। पृथ्वीराज चौहान की कौन सी छवियां यह हमारे सामने रखता है और उन छवियों का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो जब हम पृथ्वीराज रासो को उठाते हैं तो ये महाकाव्य हमें पृथ्वीराज की क्या तस्वीर दिखाता है। क्या वो सिर्फ एक राजा है या उससे कहीं बढ़कर कुछ और। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रासो उन्हें सिर्फ एक शासक के तौर पर नहीं दिखाता। चंद्रबरदाई उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित करते हैं। वीर, साहसी, न्यायप्रिय, अपनी प्रजा के रक्षक। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि ये उस दौर के आदर्श राजा की जो छवि थी उससे बिल्कुल मेल खाता है। मध्यकालीन काव्यों में राजा सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, उसे धर्म का रक्षक भी माना जाता था। अच्छा, तो ये गुण सिर्फ उनकी तारीफ के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें एक धर्मपरायण क्षत्रिय सम्राट के रूप में स्थापित करने का एक तरीका था। बिल्कुल। एक तरह से ये उस समय के लिए एक परफेक्ट राजा की परिभाषा थी। उनका व्यक्तित्व ही उनका शासन था। काव्य बताता है कि उनका न्याय सबके लिए बराबर था और देश के लिए उनका प्रेम वो अटूट था। और शायद इसीलिए प्रजा उनसे इतना जुड़ाव महसूस करती थी। हाँ, रासो के पृथ्वीराज वो हैं जिनके लिए उनका वचन, उनका स्वाभिमान सबसे ऊपर है। और यही स्वाभिमान हमें कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर ले आता है। आप संयोगिता स्वयंवर की बात कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी कहना इसके साथ नाइंसाफी है। ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल। कहानी तो हम सब जानते हैं, कन्नौज के राजा जयचंद जो पृथ्वीराज से एक तरह की राइवलरी रखते थे, वो अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल की जगह रखवा देते हैं। लेकिन संयोगिता, वो तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। हाँ, और वो सभी राजाओं को छोड़कर उसी मूर्ति को वरमाला पहनाती हैं और तभी पृथ्वीराज वहां आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। सही कहा। ये प्रेम कहानी की आड़ में असल में शक्ति का प्रदर्शन है, पावर प्ले है। हाँ। आप उस युग के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। जयचंद का ये काम एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था, एक खुली चुनौती थी। और पृथ्वीराज का भरी सभा से संयोगिता को ले जाना उस चुनौती का उससे भी बड़ा जवाब था। ये सिर्फ एक लड़की को बचाने की बात नहीं थी, ये अपने सम्मान, अपने मान की रक्षा करने की बात थी। तो मतलब संयोगिता के साथ उनका विवाह उनके साहस का प्रतीक तो था, पर क्या इस भव्य रोमांटिक जेस्चर का कोई राजनीतिक मूल्य भी चुकाना पड़ा? बिल्कुल चुकाना पड़ा, और बहुत भारी। इस एक घटना ने उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक जयचंद का कट्टर दुश्मन बना दिया। इसने उन्हें राजनीतिक रूप से कह सकते हैं काफी अकेला कर दिया। और शायद इसी राजनीतिक अलगाव का असर हमें उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष में देखने को मिलता है। मतलब तराइन के युद्धों में? हाँ, मोहम्मद गोरी के साथ हुए युद्धों में। ये एक बहुत ही दिलचस्प जुड़ा है। चलिए तराइन के युद्धों पर आते हैं। यहाँ पर एक ऐसा फैसला है जिस पर आज तक बहस होती है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया, उसे बंदी बना लिया, लेकिन फिर उसे जिंदा छोड़ दिया। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ये क्या था? महानता थी, दया थी, या एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी? ये इस काव्य का सबसे जटिल और शायद सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न है। इसे सिर्फ दया या भूल कहकर नहीं छोड़ सकते। हमें उस दौर की राजपूत युद्ध परंपरा को समझना होगा, जिसे क्षत्रिय धर्म कहते हैं। अच्छा। इस धर्म के अनुसार एक निहत्थे, भागे हुए या शरण में आए दुश्मन पर वार करना अधर्म माना जाता था। तो ये मुमकिन है कि पृथ्वीराज का फैसला उनकी पर्सनल फीलिंग से ज्यादा उनके राजधर्म का पालन था। तो ये एक तरह से दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग वॉर फिलॉसफीज का टकराव था।
एक तरफ धर्म और नियमों से बंधा एक योद्धा और दूसरी तरफ किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने वाला एक आक्रांता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। काव्य हमें यही दिखाता है। एक तरफ भारतीय युद्ध नीति है जो सिद्धांतों पर आधारित है, और दूसरी तरफ गौरी की स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ और सिर्फ जीत पर फोकस थी। रासो इस फैसले को पृथ्वीराज की नैतिक श्रेष्ठता के रूप में दिखाता है, भले ही इसका नतीजा विनाशकारी रहा हो। हाँ, काव्य के लिए नायक का चरित्र उसके कर्म का जो नतीजा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नतीजा तो वाकई विनाशकारी था। रासो के अनुसार गोरी अगले ही साल एक बड़ी और बेहतर तैयारी के साथ वापस लौटा, और तराइन के दूसरे युद्ध में धोखे और बेहतर रणनीति की वजह से पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इन दो युद्धों का जो वर्णन है वो वीरता और कूटनीति के बीच का जो टकराव है उसे बहुत साफ दिखाता है। पहला युद्ध प्योर ब्रेवरी का प्रदर्शन था, लेकिन दूसरा युद्ध हमें ये कड़वा सबक सिखाता है कि जंग हमेशा सिर्फ बहादुरी के दम पर नहीं जीती जाती। उसके लिए रणनीति और कूटनीति भी जरूरी है। बिल्कुल। अपने दुश्मन को समझना और कभी-कभी छल का जवाब छल से देना भी जरूरी हो जाता है। और यहाँ से कहानी अपने सबसे मार्मिक और नाटकीय अध्याय में पहुंचती है। बंदी बनाने के बाद काव्य के अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये उनके स्वाभिमान पर सबसे बड़ा प्रहार था। हाँ, और यहीं पर चंद बरदाई की भूमिका एक कवि से बढ़कर एक स्ट्रैटेजिस्ट की हो जाती है। वो किसी तरह गोरी के दरबार तक पहुंचते हैं और वो गोरी के अहंकार को उकसाते हैं। उसे बताते हैं कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हैं, मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर सटीक निशाना लगा सकते हैं। और गोरी मान जाता है। गोरी अपने घमंड में इस कला का प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो प्रसिद्ध क्षण आता है जो हिंदी साहित्य में अमर हो गया। चंदबरदाई एक दोहे के जरिए पृथ्वीराज को गोरी के बैठने की जगह का संकेत देते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज सिर्फ उस आवाज और इस दोहे के सहारे गोरी को मार गिराते हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये सुनने में इतना सिनेमैटिक लगता है, इतना नाटकीय, ये ऐतिहासिक रूप से कितना सटीक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहीं पर हमें इतिहास और काव्य के बीच का फर्क समझना होगा। सच तो ये है कि ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इस शब्दभेदी बाण वाली घटना को ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते। अच्छा। उनके अनुसार जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं वो बताते हैं कि पृथ्वीराज की मौत तराइन के युद्ध के कुछ समय बाद ही हो गई थी। इस बात की कोई कंटेम्पररी प्रूफ नहीं मिलते कि उन्होंने गोरी की हत्या की थी। तो फिर ये प्रसंग रासो में क्यों है? अगर ये सच नहीं है तो इसे कहानी में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि काव्य का उद्देश्य हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग करना नहीं है। उसका उद्देश्य है एक नायक की गौरवशाली गाथा गाना। आप सोचिए, अगर कहानी ये होती कि पृथ्वीराज युद्ध हारे, बंदी बनाए गए और मार दिए गए, तो ये एक ट्रेजेडी होती, एक दुखद अंत होता। हाँ, लेकिन काव्य को एक नायक की गौरवशाली मृत्यु दिखानी थी। शब्दभेदी बाण का प्रसंग ऐतिहासिक सटीकता से ज्यादा काव्यात्मक न्याय या पोएटिक जस्टिस के लिए है। ये दिखाता है कि नायक भले ही शारीरिक रूप से हार गया हो, अंधा हो गया हो, पर उसकी आत्मा, उसका कौशल और उसका स्वाभिमान वो अभी भी जिंदा है। तो मतलब कहानी को एक ऐसे अंत की जरूरत थी जो नायक के चरित्र के साथ न्याय कर सके। बिल्कुल। कहानी के लिए काव्यात्मक सत्य ऐतिहासिक सत्य से ज्यादा जरूरी हो गया। और कहानी का अंत इससे भी आगे जाता है। गोरी को मारने के बाद दुश्मन के हाथों एक अपमानजनक मौत से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। ये दोस्ती, वफादारी और स्वाभिमान की पराकाष्ठा है, एन एब्सोल्यूट पीक। उन्होंने तय किया कि उनका अंत भी उनकी अपनी शर्तों पर होगा। हाँ, दुश्मन की कैद में घुट-घुट कर नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पृथ्वीराज रासो हमें एक ऐसे नायक की कहानी सुनाता है जो अपने शौर्य, अपने प्रेम और सबसे बढ़कर अपने स्वाभिमान के लिए जिया और मरा। ये सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं है। नहीं, ये उस युग के आदर्शों, मूल्यों और वीरता की भावना का एक अमर प्रतीक है। बिल्कुल। और साहित्यिक नजरिए से देखें तो इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी इसका वीर रस है। अब रस का मतलब होता है वो भावना या वो इमोशन जो किसी कलाकृति को देखकर या पढ़कर हमारे मन में पैदा होती है।
और वीर रस का मतलब है वीरता, उत्साह और पराक्रम की भावना। चंद बरदाई के शब्दों में वो जादू है कि जब वो युद्ध का वर्णन करते हैं तो उसे पढ़ते या सुनते हुए पाठक या श्रोता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में एक अजीब सा गौरव और उत्साह महसूस होता है। और शायद यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी ये रचना लोगों को इतना प्रेरित करती है। बिल्कुल यही वजह है। तो ये सोचने वाली बात है कि पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं, जो इतिहास और काव्य का एक अद्भुत मिश्रण है, वो किसी समाज के लिए अपने नायकों की छवि को कैसे गढ़ती हैं। और आज के आधुनिक समय में जब हमारे पास तथ्य और सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, तब ऐसी वीर गाथाओं की क्या प्रासंगिकता रह जाती है।